हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन डेप्थ यूटी। ये इन डेप्थ प्रेफरेंस लिस्ट का थर्ड पार्ट है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या गाइडेंस होने चाहिए, क्या क्या फैक्टर के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या क्या अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट आप बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और आपका जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखिए और उसके बारे में क्या करिए, फिर बाद में सोचिए। और ठीक है, आप ये डिसाइड करिए कि कौन कौन से इनमें फैक्टर हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बेसिस पे मैं क्या कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, एक डिसाइड कर सकते हैं एक प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी। फैक्टर्स ऑन विच यू हैव टू मेक अ गुड प्रेफरेंस लिस्ट। देखिए, एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय आपको मेनली क्या करना चाहिए, इन 4 फैक्टरों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास कुछ और भी फैक्टर हो, तो क्या करना चाहिए, आपको उसको भी कंसिडर करना चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले फैक्टर कोर्स एंड कॉलेज। देखिए, बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है, इसी फैक्टर को लेके होती है कि भैया हमें कोर्स को चूज़ करना चाहिए या कॉलेज को चूज़ करना चाहिए। कई आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि कई यूट्यूबर कह रहे हैं कि कोर्स मैटर नहीं करता, कॉलेज मैटर करता है। तो देखिए, ये बात एक हद तक सही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्स पे भी। जैसे कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि ये प्रेफर करना चाहते हैं कि उनको आगे जाके कॉर्पोरेट लाइफ में क्या लेने, प्लेसमेंट लेने, ठीक है, आपको जॉब करनी है आगे जाके, ठीक है। जैसे कि कुछ कोर्सेज हो गए, इको ऑनर्स हो गए, बीकॉम ऑनर्स हो गए, स्टैट्स ऑनर्स हो गए, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो गए। तो इन बच्चों के लिए क्या होता है, ये वाली बात क्या होती है, लागू होती है कि अगर मेरे को क्या मिले, इससे थोड़ा नीचे का भी कोर्स मिल जाए, यानी मेरे को क्या प्रोग्राम मिल जाए, बीकॉम प्रोग्राम मिल जाए है, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोई प्रोग्राम मिल जाए, या फिर बीए में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेनली आपको क्या करता है, बीए प्रोग्राम बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह नहीं ऑफर करता है। आपको क्या करता है, आपको बहुत सारे बीए प्रोग्राम के कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, एक सेकंड सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको क्या लेते हैं, मेजर मिल रही होती है और एक माइनर डिग्री मिल रही होती है। तो मेनली क्या करना होता है, आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है, मेजर मिले तो माइनर मिले तो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। आपको हिस्ट्री के साथ पोल साइंस मिल जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी मिल जाएगा, आपको मैथ के साथ केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, मैथ के साथ बिजनेस स्टडी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बीए प्रोग्राम भी क्या होता है, अच्छा कोर्स होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस केसेस में क्या कर सकते हो, आप चूज़ कर सकते हो, आप कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो, आप भाई केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, आप पोल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, तब मैं ये बोलूँ आपको कि भाई कॉलेज को प्रायोरिटी देनी नहीं, तब आपको क्या करना चाहिए, कोर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि फिर आप ये कोर्स करते हो तो आप अपने दिमाग में लेके चलते हो कि भैया मेरे को हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो हायर स्टडीज़ के लिए क्या करेगा, आप जो ऑनर सब्जेक्ट में पढ़ोगे वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा किसी पर्टिकुलर उस कॉलेज में जाने के लिए, हायर स्टडी में जाने के लिए, उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और ये क्या करेगा, आपका सीवी भी रिज्यूम अच्छा बनाएगा। तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको कोर्स को प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन सबसे समझदार बच्चा वो होता है जो कोर्स एंड कॉलेज दोनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाए। कैसे, भैया मेरे को क्या चाहिए, मैथ ऑनर्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैथ ऑनर्स पे स्टिक रहता हूँ, ठीक है। अब भैया मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मैथ ऑनर्स को टॉप टू बॉटम जितने भी कॉलेज है सारे लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा, मैथ ऑनर्स के, ठीक है, टॉप से लेके एवरेज तक क्या कर दूंगा, कॉलेज लगा दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, भैया मैं जंप कर जाऊँगा, ठीक है, बीएससी के प्रोग्राम पे, जिसमें मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, पीसीएम, तीनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक मैथ ऑनर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसमें मैं टॉप टू एवरेज लगाऊंगा। उसके बाद भैया मैं क्या करूँगा, मैथ ऑनर्स के एवरेज कॉलेज से लेके लो कॉलेज तक लगा दूंगा, और उसके बाद फिर मैं बीएससी के एवरेज से लेके और लो तक लगा दूंगा। तो देखिए, ये होता है एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का तरीका कि भाई मैंने कोर्स को भी प्रायोरिटी दी है और मैंने कॉलेज को भी प्रायोरिटी दी है। देखिए, अब बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस भी क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं या फिर दिल्ली के आसपास रह रहे हैं और वो डेली क्या कर रहे हैं, कॉलेज अप डाउन करने वाले, तो उनके लिए डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। लेकिन वो लोग जो क्या कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आउटसाइड दिल्ली से आ रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ आके पीजी में रहना चाहते हैं, फ्लैट में रहना चाहते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी वो कॉलेज लेंगे उसके आसपास पीजी या फिर क्या करेंगे, हॉस्टल्स में रहेंगे, ठीक है, या फिर पीजी में रहेंगे या फिर फ्लैट में रहेंगे। देखिए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनको इस पॉइंट के बारे में कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, डिस्टेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए, आप नए नए कॉलेज में आओगे, ठीक है, आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, आपको नया नया बहुत स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, आपको 6 महीने अच्छे लग रहे हैं, आपको 1 साल अच्छा लग रहा है, कॉलेज घूमने में, कॉलेज दोस्त हैं, ठीक है, कॉलेज मेरा बहुत बढ़िया है, देखने में बड़ा सुंदर है, ठीक है, ये आपको क्या करेगा, स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे धीरे धीरे आपका क्या करेगा, टाइम बीतते जाएगा, ठीक है, आपको क्या लगेगा, ये डेली का रोज़ घर से कॉलेज आना, घर से कॉलेज से वापस घर जाना, ये क्या करने लगेगा, आपको परेशान करने लगेगा, आपको हेक्टिक, आप कॉलेज आना कम कर दोगे, आप क्लासेज स्किप करने लग जाओगे। कॉलेज में कभी कभार ऐसा होता है कि भाई पूरे दिन में सिर्फ एक क्लास हुई, बाकी क्लास कैंसिल हो गई, और उस एक घंटे की क्लास के लिए आपको लगभग 4 घंटा क्या कर रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये क्या करने लगेगा, आपको परेशान करने लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो आपको देखिए, स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज, अगर स्टार्टिंग के आपके पास टॉप 10 कॉलेज है ना, ठीक है, तो आप ये डिस्टेंस का फैक्टर इग्नोर कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इस केस में क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस का फैक्टर इग्नोर कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में टॉप कॉलेज मिले, भले आपको आने में 2 घंटा लग रहा है, जाने में 2 घंटा लग रहा है, ठीक है, जैसे कि मेरे को इतना घंटा लगता है, मेरे को 4 घंटे लगते हैं आने जाने में, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरे स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज में। आप भी क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर। तो आपको क्या करना चाहिए, टॉप कॉलेज टारगेट करना चाहिए, भले उसको आने जाने में कितना भी टाइम मिले, क्योंकि एट द एंड वो क्या करेगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करें भाई किसको अपना टाइम बचाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपने आसपास कॉलेज ढूंढना चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम
मैक्सिमम बात करूँ तो मैं भाई आपको मैक्सिमम कॉलेज जाने में 1 घंटा लगे और मैक्सिमम कॉलेज आने में क्या करें 1 घंटा लगे, ठीक है। ये 1 घंटा गूगल मैप के हिसाब से नहीं है, पहली बात तो ये बता दूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद, अगर आप किसी कॉलेज के मन में आपको लग रहा है कि मेरे को ये एक्स कॉलेज चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए, आप तो दिल्ली में ही रह रहे हो, तो आप एक बार क्या करिए अपने घर से निकलिए, आपके पास अभी टाइम है, और क्या करिए कॉलेज तक विजिट करिए और टाइमर के साथ जाइए कि आपको वहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना उसका क्या कर रहे हैं एक्सपेंस आ रहा है। इसके हिसाब से अगर आपको ये दिक्कत नहीं दे रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मेरी बात मानिएगा, ठीक है, कि आप 1 घंटे से ज़्यादा कंसीडर नहीं करके चलिएगा। अब देखिए ये क्या करता है, कोर्स पे डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स परस्यू करें जिस पे आपको क्या करना है, बाद में प्लेसमेंट लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको टॉप कॉलेज की तरफ जाना चाहिए, आपको फिर डिस्टेंस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये क्या करेगा आपको बेनिफिशियल दे। या फिर क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा कोर्स है, ठीक है, जिसमें क्या है आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, आपको भाई IIT जैम क्वालिफाई करना है, या फिर क्या करना है, कोई भी आपको क्या करना है गवर्नमेंट जॉब करनी है। इस केस में जो गवर्नमेंट जॉब देनी है तो इनकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए, या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं ताकि क्या कर सके आप अपना खर्च निकाल सकें, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फिर डिस्टेंस को भी क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देखिए एक और फैक्टर है, ये जो मैं आपको डिस्टेंस को कंसीडर करने की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको कोई एक्स कॉलेज मिल रहा है, वो आपके घर से 30 मिनट की दूरी पे है, ठीक है, और कहीं पे एक बहुत ही अच्छा वाई कॉलेज मिल रहा है और वो आपके घर से 1 घंटे की दूरी पे, ठीक है। तब आप क्या करिए, तब थोड़ा सा आप क्या करिए 1 घंटे की तरफ जाइए, क्योंकि फिर वो क्या कर रहा है, आपको एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज ऑफर कर रहा है, ठीक है। इसी केस में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा कॉलेज 1 घंटे से ज़्यादा दूरी के ऊपर मिल रहा है तो कंसीडर करिए कि आप ना जाए, एक्सेप्ट आप कोई ऐसे कोर्स में पढ़ रहे हो जिसमें क्या है प्लेसमेंट ऑफर हो रही हो। देखिए अब बात करें थर्ड फैक्टर की, जैसे मैं बोला हाई टू लो। देखिए हाई टू लो कहने का मतलब क्या है, देखिए आपको हमेशा अपनी प्रेफरेंस क्या करनी है, ठीक है, टॉप से लेके क्या करनी है बॉटम तक बनाने है। कभी आपको ऐसा नहीं करना कि भैया क्या करें, मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मेरे को क्या कर देना चाहिए, जो जिस कॉलेज की सबसे कम कट ऑफ जाती है उसको क्या कर देता है मैं अपने फर्स्ट नंबर पर रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा, तब आपको दिक्कत देगी। क्यों, देखिए मान लीजिए किसी बच्चे के क्या कर रहे हैं 600 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और उसने क्या करी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है जिसके अकॉर्डिंग उसको क्या हो रहा है फर्स्ट राउंड में 10 नंबर का कॉलेज मिल गया, और एक बच्चे ने वही प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, उसका क्या हो रहा है फर्स्ट राउंड में उसको ठीक उसकी चॉइस का क्या होगा कॉलेज मिल गया। अब देखिए कॉलेज यहाँ पे सेम थे, इसका भी मान लीजिए, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज था और इसका भी क्या है मोतीलाल नेहरू कॉलेज था, लेकिन इसके पास ऑप्शन है, ये क्या करेगा अपना अपग्रेड का ऑप्शन दबा के रखेगा, और जैसे ही उसको पता चलेगा कि भाई मोतीलाल नेहरू के ऊपर से ये जो 10 कॉलेज हैं इसमें अगर कहीं सीट खाली होती है, मान लीजिए KMC में इसकी सीट खाली हो गई, तो क्या होगा KMC में क्या करेगा इसको अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके फर्स्ट कॉलेज अलॉट हो गया, इसी को क्या करेगा अगला चांस इसको नहीं मिलेगा। तो आपको प्रेफरेंस हमेशा क्या करनी है, टॉप टू बॉटम बनानी है। देखिए अब बात करें भैया ये क्या लिखा है, बट इन केस ऑफ अ इक्वल नंबर एवरेज टू लो। देखिए यहाँ पे क्या कहना है, मान लीजिए आपके क्या है 400 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और किसी बच्चे को, ठीक है, उसने प्रेफरेंस में ऐसे डाला और किसी दोनों बच्चों के क्या कर रहे हैं सेम नंबर आ रहे हैं, एक, ठीक है, एक्स के 400 नंबर आ रहे हैं और वाई के भी क्या कर रहे हैं 400 नंबर आ रहे हैं, किसमें से 800 में से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये इसने क्या करा है मोतीलाल नेहरू कॉलेज को इस नंबर पे रखा है, अपने थर्ड नंबर पे रखा है, और इसने क्या करा है 10वें नंबर पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज को रखा है, और मोतीलाल नेहरू कॉलेज में क्या है एक सीट खाली हुई है। तो जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा, हमेशा याद रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बच्चों को सीट कैसे अलॉट करता है, वो ऊपर से नीचे देखता है कि भाई इसको ये अलॉट हो रही है, कभी उल्टा नहीं चलता, नीचे से कभी ऊपर नहीं चलता, ऊपर से आएगा क्या इसको ये नंबर पे कॉलेज अलॉट हो सकता है, नहीं है तो नीचे जाएगा नीचे। तो इसने देखा कि भाई सेम नंबर पे किसी बच्चे को थर्ड नंबर वाली प्रेफरेंस मिली और किसी को क्या करे 10 नंबर वाली प्रेफरेंस, तो थर्ड वाले को क्या क्या जाएगा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस केस में भी आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे किस नंबर है, मान लीजिए मेरे भाई 200 नंबर आ रहे हैं या मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या मेरे को टॉप कॉलेज को ऊपर रखना चाहिए, उस केस में नहीं रखना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि भाई किस किस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये कोर्स पे भी क्या करता है डिपेंड करता है, ठीक है। कोर्स पे कैसे डिपेंड करता है भाई, कोर्स वाइज भी तो कट ऑफ होती है, किस कोर्स में क्या जा रहा है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ तो मेरे को जो मेरा कोर्स और कॉलेज अलॉट हुआ था वो कितना था 40% पे हुआ था, ठीक है, 600 में से ऑलमोस्ट मेरे लगभग 240 नंबर आए थे 600 में से। हालांकि मैं टारगेट क्या कर रहा था, मैं टारगेट दूसरा कोर्स करके चल रहा था, लेकिन जो मेरे को अभी KMC में अलॉट हो वो इतने कम नंबर में मिला है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कोर्स पे भी कोर्स डिपेंड करता है। और वही जो दूसरा कोर्स था जिसकी बात कर रहा हूँ मैं मैथ ऑनर्स, उसमें मेरे 650 नंबर थे 800 में से, तो भी मेरे को क्या कर रहा था कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था। तो ये क्या कर रहा है, ये कोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है कि किस कोर्स पे कौन सी कट ऑफ जाएगी, और ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, जो कि क्या करूँ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इस चीज़ की नॉलेज आप नहीं लगा सकते क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम दिया है, आपको क्या मालूम, ठीक है। ये इस चीज़ की नॉलेज किसके पास हो सकती है, जिसने ये एग्जामिनेशन प्रोसेस पहले दिया हो। अब देखिए बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की, इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड सोसाइटी। देखिए इसका क्या फैक्टर है, देखिए कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं
डांस में बहुत अच्छे होते हैं, कई क्रिकेट में अच्छे होते हैं, कई कबड्डी में अच्छे होते हैं, कई वॉलीबॉल में अच्छे होते हैं, बहुत तरीके की क्या करें एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, कुछ पेंटिंग में, कुछ फोटोग्राफी में, ठीक है। और उनको क्या लगता है कि ये मेरा पैशन है, मेरे को इसी में अपना करियर परस्यू करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, वो कॉलेज ढूंढने चाहिए जो कि क्या करें, ये सब चीज़ें ऑफर करें। ऐसा नहीं है कि भाई सारे कॉलेज क्या करते हैं, एक ही चीज़ ऑफर करते हैं, ठीक है। हो सकता है कई ऐसे कॉलेज हों जिनमें कबड्डी हो, कई ऐसे कॉलेज जिनमें कबड्डी ना हो, कई ऐसे कॉलेज हो जिनमें डांस सोसाइटी हो, कईयों में ना हो। हालांकि डांस सोसाइटी तो सब में मिलती है, लेकिन कई जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी नहीं होती है, कई सारे खेल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस पे भी क्या करना चाहिए, बच्चों को कंसीडर करना चाहिए। अगर बच्चे का क्या है इस लाइन में इंटरेस्ट है तो उसको ऐसा कॉलेज परस्यू करना चाहिए जिसमें क्या करें उसको मन पसंद चीज़ मिल सके, ठीक है। आपको मान लीजिए, अब सोसाइटी की बात करें, मान लीजिए आपको कोई बिजनेस रिलेटेड सोसाइटी ज्वाइन करनी है या फिर कुछ, ठीक है, एनजीओ ज्वाइन करना है, तो आपको ये भी देखना चाहिए क्या उस कॉलेज में ये सब चीज़ें ऑफर हो रही हैं। अगर नहीं हो रही है तो आपको दूसरे कॉलेज की तरफ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें इधर ऑफर करें, मेरे को इसको चूज़ करना चाहिए। तो देखिए ये मेन 4 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना चाहिए। और अगर आप इन 4 फैक्टर का ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। देखिए इसी कारण आप क्या कर सकते, किसी को आप पेमेंट करके या किसी यूट्यूब पे देख के क्या कर सकते हैं, आप अपनी जनरलाइज उससे प्रेफरेंस लिस्ट बनवा ले, तो देखिए आप नहीं बनवा सकते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का क्या पता, ठीक है, आपको कितना टाइम लगेगा जाने में, वो सामने वाले को थोड़ा ना पता है। कोर्स आपको क्या चाहिए, कॉलेज क्या चाहिए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है, ये सब चीज़ें की नॉलेज क्या होती है सामने वाले को नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आपके पास कोई इन चार से भी ज़्यादा फैक्टर है तो आप उनके बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय। और एट द एंड आप क्या करेंगे, आप सबसे अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। तो देखिए ये तो बात हो गई कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पे बात आ रही है कॉलेज की, तो हमें कैसे पता चलेगी कि कोई कॉलेज बढ़िया कैसे होता है। तो देखिए सो फैक्टर ऑन विच यू हैव टू डिसाइड अ गुड कॉलेज, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक अच्छा कॉलेज कौन सा हो सकता है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्रांड वैल्यू। देखिए किसी कॉलेज की ब्रांड वैल्यू कितना ज़्यादा है, मतलब क्या, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेज लाई करते हैं, क्या आपको 70 कॉलेज के नाम याद हैं? जब आपको एडमिशन लेना है तो आपको 70 कॉलेज के याद नहीं है, तो बाकी लोगों को कैसे याद रहेंगे? इसलिए आपको क्या है, आपको स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज का नाम याद है। इसलिए ब्रांड वैल्यू भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि फिर ये माना जाता है कि हाँ ये जब आप क्या करेंगे, आप बाहर जाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे, ठीक है, आप जॉब लेने की तरफ जाएंगे या किसी को ये बताएंगे कि मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से निकल के आऊँ, और लोग क्या करेंगे, उस कॉलेज को जानते हैं, तो एक सीवी में क्या करता है, आपकी एक वैल्यू बढ़ती है। बात करते हैं देखिए प्लेसमेंट भी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। किसी कॉलेज के थ्रू, ठीक है, एवरेज कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और मीडियन पैकेज भी डिपेंड करता है कि भाई प्लेसमेंट तो चलो हुआ, मान लीजिए किसी एक्स कॉलेज से क्या होगा, सारे के सारे बच्चे उठ के चले गए, लेकिन क्या है उसका पैकेज बहुत कम है, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए कि मीडियम पैकेज क्या आ गया, मतलब ऐसे बीच की वैल्यू जहाँ से क्या करें कि आधे बच्चे क्या करें इससे ऊपर प्लेस हुए हैं इस प्लेसमेंट से, और इससे क्या है नीचे का। अगर मैं बात करूँ एवरेज, अगर आपको 8 लाख की प्लेसमेंट देखने को मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक अच्छा कॉलेज है, ये अगर 8 लाख की प्लेसमेंट ऑफर करा है। एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए जितना पुराना कॉलेज होता है लोग उतना उस कॉलेज को जान रहे होते हैं, ठीक है, मार्केट में क्या होता है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि देखिए जैसे कि हम बात करें, देखिए केएमसी क्या है, एक पुराना कॉलेज है, इसी तरीके से क्या है जाकिर हुसैन भी क्या है, पुराना कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, लेकिन केएमसी की वैल्यू अभी भी बरकरार है, लेकिन जाकिर हुसैन की वैल्यू क्या बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड चली गई। देखिए 4th फैक्टर है एलुमनाई। देखिए एलुमनाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एलुमनाई से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज से कितने ज़्यादा लोग क्या है अभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। जिससे ये पता चलता है कि भाई कॉलेज बच्चों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। 5th फैक्टर की बात करें तो देखिए एजुकेशन। अगर मैं स्कूल की बात करता हूँ, देखिए एजुकेशन नंबर 1 पे होता है, लेकिन कॉलेज के बारे में क्या होता है, एजुकेशन क्या है 5th फैक्टर पर। क्यों? क्योंकि एजुकेशन उतना डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि बच्चे को क्या करता है एट द एंड क्या करना होता है, खुद ही पढ़ना होता है। भले वहाँ पे क्या करते हैं प्रोफेसर अच्छे से पढ़ा रहते हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है, वो क्या करे एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही पढ़ता है। जनरली सारे कॉलेज में क्या होता है ऐसे ही होता है। बाकी वो क्या करता है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी एबिलिटी को क्या कर रहा है वो इनहेंस कर रहा होता है, चाहे वो स्पीकिंग हो, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे अपने आप को प्रेजेंट करने की हो। देखिए इन्वायरमेंट भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई कॉलेज का कैसा इन्वायरमेंट है, पीसफुल है कि नहीं है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई ऐसे कॉलेज जैसे कि दयाल सिंह कॉलेज की बात करें तो वहाँ क्या होता है, आए दिन क्या होती है लड़ाई होती रहती है। हालांकि ये जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से क्या कर रहे हैं अच्छे बच्चे चुन के जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या कर रहा था वो क्या कहते हैं वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं हरियाणा की तरफ से आते हैं, तो वो क्या कहते हैं ज़्यादा लड़ाई होता है तो वहाँ पे दयाल सिंह कॉलेज में। तो इन्वायरमेंट भी क्या होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, आपको ओनली गर्ल्स कॉलेज भी ऑफर करता है। ठीक है, ये पुराने टाइम के हिसाब से करा गया था कि भाई गर्ल्स को क्या है सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। फैमिलीज भी चाहती हैं कि गर्ल्स क्या करे बॉयज़ से अलग पढ़े। देखिए अच्छी बात है, इससे क्या होता है लड़कियां करते हैं अच्छे से पढ़ पाती है। लेकिन इसमें क्या एक समस्या है, जब इसमें क्या होता है उनके कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल स्किल क्या होते हैं डेवलप नहीं हो पाते। देखिए जब वो फ्यूचर में आगे कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं या जॉब लाइफ में जाते हैं या फिर चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, ठीक है, तब क्या होता है उनको ये एहसास होता है कि उनको क्या करें हेजिटेशन हो रहा है जब वो क्या करें किसी लड़के से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी अपोजिट जेंडर से बात कर रहे हैं तब तो अगर कुछ स्टार्टिंग के गर्ल्स कॉलेज को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो गर्ल्स को भी क्या देना चाहिए प्रायोरिटी देना चाहिए कि वो क्वाड कॉलेज में पढ़े, ताकि क्या हो सके उनकी भी क्या है स्किल डेवलप हो सके अपने आप को प्रेजेंट करने की, टीम को लीड करने की।
अब देखिए 7 फैक्टर होता है लर्निंग चांस। कोई कॉलेज आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीखने की, नई-नई चीज़ें सीखने की। सिर्फ़ वो क्या कर रहा है, आपको करिकुलम में आपको स्टक करके नहीं रख रहा है, वो आपको और सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको सीखने की, आगे ग्रो ग्रो करने की। 8 पॉइंट की बात करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी। देखिए जितना ज़्यादा किसी कॉलेज में कल्चर डाइवर्सिटी होगा उतनी क्या करेगी, उतनी आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों से बात करने की आपका उतना एक्सपोज़र बढ़ेगा। 9 फैक्टर अब आता है देखिए ब्यूटी। आप कॉलेज को इसके हिसाब से भी जज कर सकते हैं कि भाई मेरे को 3 से 4 साल क्या करना है उस कॉलेज में पढ़ना है, तो कॉलेज देखने में भी सुंदर लगे, अच्छा लगे। एक्सपेंस रेशियो भी क्या कर सकता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर कॉलेज में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं है। मैं ऑलमोस्ट हम बात करें 12,000 से लेकर 26,000 तक की फीस आपकी क्या करें साल की मिल जाएगी। तो एक्सपेंस रेशियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नहीं है। और फ्री टाइम भी देखा जा सकता है कि देखिए कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको क्या कर सकते हैं, स्टक करके रखते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, तो आपको ज़्यादा फ्री टाइम मिले, ताकि आप क्या कर सकें आगे जाके आपको जो भी चीज़ अपने पैशन परस्यू करना है, या कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या आपको अपना कोई बिज़नेस करना है, उसके लिए क्या मिल सके, आपको अपने लिए टाइम मिल सके। तो देखिए अब आपको ये सारे फैक्टर कैसे पता चलेंगे? देखिए आपने कभी कॉलेज देखा नहीं, कॉलेज के बारे में आप जानते नहीं, आपको कैसे पता चलेगा किसी कॉलेज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन की, उसकी ब्रांड वैल्यू, प्लेसमेंट, एज, एलुमनाई, एजुकेशन। तो ये फैक्टर के लिए क्या है, ये सारे फैक्टर के बेसिस पे मैं आपको हेल्प करूँगा कि भाई ये कॉलेज टॉप रैंक 1 पे आना चाहिए, ये कॉलेज रैंक 2 पे आना चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको ये फैक्टर मालूम नहीं है। आप सिर्फ एनआरएफ रैंकिंग के बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कॉलेज बेटर होगा, कौन सा कॉलेज क्या होगा, लो होगा। कई ऐसे लोग हैं जो क्या करें, इनमें से कुछ गिने चुने फैक्टर का यूज़ करके बता दे रहे हैं कि ये कॉलेज क्या होगा आपका टॉप जाएगा, ये कॉलेज क्या होगा बॉटम जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये सारी फैक्टर्स अगर हम लगाएं, तब उस केस में जो कॉलेज क्या करता है ये सारे फैक्टर को सेटिस्फाई करता है, या इनमें से क्या करें ज़्यादातर चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आप एक टॉप कॉलेज की रैंकिंग बना सकते हैं। तो देखिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय किन किन फैक्टरों को ध्यान रखना चाहिए, एक कॉलेज चुनते समय आपको किन किन फैक्टरों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा आपको, अब देखिए कॉलेज कौन सा बेटर होगा उसकी लिस्ट लाना अब मेरा काम है, इन फैक्टर को डिसाइड करके, इन फैक्टर के ऊपर सोच के, ठीक है। इन फैक्टर, ये जो 4 फैक्टर हैं, इसके बेसिस से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना आपका काम है, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये सब चीज़ें पेन पेपर लेके लिख दीजिए उसमें, और सोचिए कि मेरे को क्या प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ, आपको कॉलेज की लिस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। और मैं कॉलेज की लिस्ट ऐसे नहीं देने वाला कि ये नंबर 1 कॉलेज है, ये नंबर 2 कॉलेज है, ठीक है। वो एकदम डिफरेंट ही होगी, क्योंकि सब बच्चे की पसंद अलग अलग है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई ये कॉलेज टॉप नंबर का है, कि भाई सेंट स्टीफन टॉप का है, कि एसआरसीसी टॉप का है। भाई बच्चों से पूछो उसको कौन से कॉलेज में जाना है, उसको सेंट स्टीफन में जाना है या एसआरसीसी में जाना है। इसलिए आप क्या करिए, आप इन फैक्टरों को क्या कर लीजिए, लिख के रख लीजिए, इन फैक्टरों पे सोचिए। जो मैं लिस्ट प्रोवाइड करूँगा उसमें जो कॉलेज है, लिस्ट के हिसाब से आप हर एक कॉलेज के आगे क्या करिए, आप अपनी लिस्ट बनाइए, और उस हर एक कॉलेज के आगे, ठीक है, ये लिखिए कि डिस्टेंस कितना है, और आप कितने डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर से। आप स्टार्टिंग में तो क्या कर सकते हैं, गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से ये पता चल जाएगा। बाकी एक्चुअल में अगर आप गूगल मैप से कैलकुलेट करें और आपको ये पता चल रहा है कि मेरा वहाँ जाने में एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो उसमें आप क्या करिए, उसमें आप 20 से 25 मिनट ऑलरेडी क्या करिए एक्स्ट्रा ऐड करके रखिए। तो देखिए अगर मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो पसंद आई है, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं क्या करूँ रियल ऑथेंटिक वीडियो डालूँ आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाए और आपकी क्या हो उसके हेल्प हो सके।